गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि बेटा हमारा जो चैप्टर जो चला हुआ है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाला चला हुआ है। तो पिछली क्लासेस में हमने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था बेटा एरिस्टोटले फॉल्सी और गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। तो मैं आप लोगों को कुछ एक बार उसका एक रिवीजन करा देता हूं हल्का सा। एरिस्टोटल फॉल्सी ने क्या बताया डियर स्टूडेंट्स? एरिस्टोटले ने क्या बताया? एरिस्टोटले ने ये चीज बताई कि अगर कोई बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में, तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर एक कांस्टेंट फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब वहां एक एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होता है, तभी वो बॉडी किस में हो सकती है डियर स्टूडेंट्स? यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हो सकती है, वरना वो बॉडी रेस्ट के अंदर आ जाती है। इट मींस नेचुरल जो स्टेट जो होती है बॉडी की डियर स्टूडेंट्स वो क्या है बेटा? रेस्ट है। बट गैलीलियो ने इसका क्या किया डियर स्टूडेंट्स? एरिस्टोटले के इस आइडिया का अपोज किया। उन्होंने ये चीज बताई कि ऐसा नहीं होता कि अगर कोई बॉडी कंटिन्यूअसली अगर मोशन के अंदर है तो वो बॉडी कंटिन्यूअस मोशन के अंदर ही रहेगी विद कांस्टेंट वेलोसिटी से, जब तक उस बॉडी पर क्या नहीं लगाया जाएगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा उसकी बॉडी की स्टेट ऑफ पोजीशन को चेंज कराने के लिए। ये चीज किसने बताई डियर स्टूडेंट्स? गैलीलियो ने बताई थी कि नो फोर्स इज रिक्वायर्ड इफ ए बॉडी इज मूविंग इन ए कंटिन्यूअस मोशन विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। इट मींस उन्होंने ये चीज बताई कि जैसे मान लो कि ये कोई बॉडी है बेटा, अगर ये कोई बॉडी अगर ये रेस्ट के अंदर है, अगर ये बॉडी एट रेस्ट के अंदर है तो ये बॉडी रिमेन एट रेस्ट में ही रहेगी, रिमेन एट रेस्ट में ही रहेगी जब तक इसकी पोजीशन को चेंज कराने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अगर मान लो मैंने नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, तो बॉडी रिमेन्स किस में है बेटा? रेस्ट के अंदर है। ठीक है बेटा, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है डियर स्टूडेंट? इसका बेस्ट एग्जांपल ये है ए बुक लेइंग ऑन द टेबल। ठीक है बेटा, तो वो किस में है? रिमेन स्टेशनरी के अंदर ही है। ठीक है बेटा। ए बेंच इज प्लेस इन द क्लासरूम विच इज ऑल्सो रिमेन स्टेशनरी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लो ये कोई बुक है, ठीक है बेटा, या ये कोई ऑब्जेक्ट है जो प्लेस है बेटा कहां पर? एट रेस्ट में है। ठीक है, अगर ये रिमेन्स किस में रहना चाहेगा? ये रिमेन्स किस में रहता है बेटा? एट रेस्ट के अंदर होता है, रिमेन एट रेस्ट में। अगर मान लो मैं इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करता हूं, एक्सटर्नल फोर्स अगर मैं इस पर अप्लाइड करता हूं तो डियर स्टूडेंट्स इसकी स्टेट ऑफ पोजीशन क्या हो जाती है? स्टेट ऑफ पोजीशन चेंज हो जाती है। स्टेट ऑफ पोजीशन इज चेंज। इट मींस कहने का मतलब क्या है कि बॉडी की एक नेचुरल स्टेट होती है, कौन सी वाली बेटा? रेस्ट की होती है। नेचुरल स्टेट क्या है? रेस्ट वाली होती है। ठीक है बेटा। दूसरी चीज उन्होंने ये चीज बताई कि मान लो अगर कोई बॉडी है, अगर मान लो ये कोई सरफेस अगर फ्रिक्शनल लेस सरफेस है, कैसा सरफेस बेटा? फ्रिक्शनल लेस सरफेस है, और एयर रेजिस्टेंस भी अगर नहीं है। एयर रेजिस्टेंस का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स, इट इज ए काइंड ऑफ अपोजिशन which is offered by the blowing air, that is called air resistance। ठीक है बेटा, अगर ये सरफेस अगर फ्रिक्शनल लेस है और एयर रेजिस्टेंस को अगर हमने नेगलेक्ट कर रखा है, अगर ये बॉडी कंटिन्यूअस अगर मोशन के अंदर है, मान लीजिए बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, ठीक है बेटा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर फ्रिक्शनल फोर्स तो मोशन का अपोज करता है। अगर मान लो मैं फ्रिक्शनल फोर्स अगर मैं यहां पर मानता भी हूं, मैं क्या मानता हूं डियर स्टूडेंट्स? अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स मानता हूं तो मुझे एक इस एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा मुझे इस फ्रिक्शनल फोर्स को क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स? फ्रिक्शनल फोर्स को क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स? ओवरकम करना पड़ेगा। नेट फोर्स फिर भी क्या रहेगा डियर स्टूडेंट्स? जीरो रहेगा। मैं पिछली क्लास में ये चीज आप लोगों को बता चुका हूं बेटा। अगर मान लो ये बॉडी है यूनिफॉर्म मोशन में है डियर स्टूडेंट्स
विद किसके साथ में बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में। तो ये बॉडी रिमेन किस में रहेगी डियर स्टूडेंट्स, ये बॉडी रिमेन रहेगी किसके अंदर बेटा, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर होगी, ठीक है बेटा। और यहां पर हमें किसी फोर्स की कोई जरूरत नहीं है, कोई यहां पर एक्सटर्नल फोर्स लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती बॉडी को किस में लाने के लिए डियर स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, मतलब कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म मोशन के लिए, कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो नो फोर्स इज रिक्वायर्ड, इट मींस फोर्स रिक्वायर तो होगा अगर मान लो आपने फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट नहीं किया है, एयर रेजिस्टेंस को अगर आपने नेग्लेक्ट नहीं किया है, तो आप अगर बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन से, अगर यूनिफॉर्म मोशन के साथ में अगर मूव कराना चाहते हो विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर आप लोगों को एक फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, एक फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, मेरी बात ध्यान सुनो बेटा, अगर मान लो फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन का है, मान लो हमने ये माना कि फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है डियर स्टूडेंट्स, कितने न्यूटन का लग रहा है, 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और मैं चाहता हूं कि बॉडी कंटिन्यूअस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, जो इसके मोशन का अपोज कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, ओवरकम करना पड़ेगा। कैसे ओवरकम करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, मुझे एक फोर्स लगाना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। वो जो एक्सटर्नल जो फोर्स जो होगा ना, उसका जो मैग्नीट्यूड जो होगा डियर स्टूडेंट्स, वो फ्रिक्शनल फोर्स के मैग्नीट्यूड के क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, बराबर होगा। बट कैसी डायरेक्शन में लगेगा बेटा, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स, अपोजिट है। तो नेट फोर्स कैसा लगेगा, नेट का मतलब होता है, मतलब नंबर ऑफ जो फोर्स लग रहे हैं इनका इफेक्ट क्या होगा, नंबर ऑफ जो फोर्स जो लगे हैं उनका जो कॉम्बिनेशन से जो बॉडी पर जो इफेक्ट जो आएगा वो नेट फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, टोटल फोर्स कितना हो गया, एफ एक्सटर्नल प्लस में एफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो एफ नेट बराबर में कितना आ गया बेटा, एफ एक्सटर्नल 15 न्यूटन प्लस में फ्रिक्शनल फोर्स माइनस 15 न्यूटन, तो एफ नेट बराबर में कहेंगे मतलब क्या बेटा, क्या लगेगा, जीरो फोर्स लगेगा, मतलब नेट फोर्स जीरो है। अगर फोर्स नेट अगर जीरो है तो इस वाली मूविंग बॉडी के अंदर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, नो एक्सेलरेशन। और ये आप लोगों को पता भी चल गया है कि नो एक्सेलरेशन, अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा तो बॉडी की वेलोसिटी कैसी होगी डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। क्या होगी बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो नेट फोर्स कैसा लग रहा है डियर स्टूडेंट्स, जीरो लग रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इसी चीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं, फ्रिक्शनल लेस को, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स को, अगर सरफेस को फ्रिक्शनल लेस मान लें और एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट मान लें, तो हमें कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी फोर्स को कम ओवरकम करने के लिए, क्योंकि अब मुझे किसी फोर्स को ओवरकम करना ही नहीं है, उसको मुझे ओवरकम नहीं करना, मतलब फ्रिक्शनल लेस है और एयर रेजिस्टेंस है, तो मुझे इससे ओवरकम करने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्या लाने के लिए, मोशन बनाने के लिए। अगर वो बॉडी मोशन में है तो कंटिन्यूअसली क्या रहेगी डियर स्टूडेंट्स, मोशन में ही रहेगी। और ये आपको पता चल गया कि नेट फोर्स कैसा है, जीरो, और कोई एक्सीलरेशन उसके अंदर प्रोड्यूस नहीं होता। ये सब चीज किसने बताई डियर स्टूडेंट्स, गैलीलियो ने बताई। गैलीलियो ने एक चीज और ये समझाई कि अगर मान लो कोई बॉडी किसी डायरेक्शन के अंदर भी अगर मूव कर रही है ना डियर स्टूडेंट्स, जैसे मान लो कोई बॉडी है, ये मूविंग बॉडी है और ये मान लीजिए बॉडी ए टू बी मूव कर रही है, तो ये बॉडी डियर स्टूडेंट्स कंटिन्यूअसली मोशन करती रहेगी किस डायरेक्शन के अंदर डियर स्टूडेंट्स, किस डायरेक्शन के अंदर, ए टू बी डायरेक्शन के अंदर, जब तक चलेगी ये स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन के अंदर, जब तक इसकी डायरेक्शन को चेंज कराने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाएगा। मतलब अगर इस पर कोई फोर्स अगर नहीं लग रहा है और बॉडी अगर ए टू बी मूव कर रही है तो कंटिन्यूअसली ए टू बी ही डायरेक्शन के अंदर मूव करती रहेगी, जब तक करेगी जब तक उसकी डायरेक्शन को चेंज कराने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया गया हो। इसी चीज को डियर स्टूडेंट्स गैलीलियो ने एक नाम दिया, इसको हम बोलते हैं बेटा गैलीलियो
गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं स्टूडेंट्स को। क्या बोलते हैं? गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या होगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आपको हम समझाएंगे कि इनर्शिया बेसिकली क्या है, इसी क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, जिस टाइम पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया था 1642 के अंदर। तो 1642 के अंदर गैलीलियो क्या हो गया था डियर स्टूडेंट्स, मर चुका था। और बॉर्न कौन हुआ था डियर स्टूडेंट्स? बॉर्न हुआ था बेटा क्या? न्यूटन्स बॉर्न हुआ था। तो न्यूटन्स ने रियल प्रोग्रेस करी डायनामिक के अंदर, डायनामिक के अंदर रियल प्रोग्रेस करी, रियल प्रोग्रेस डायनामिक के अंदर गैलीलियो और न्यूटन की ही देन है। तो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है डियर स्टूडेंट्स रियल प्रोग्रेस ऑफ डायनामिक के अंदर, वो डियर स्टूडेंट्स किसका है? न्यूटन का है। और न्यूटन ने ये चीज समझाई, फोर्स एंड लॉ, फोर्स और जो मोशन है उनके बीच में रिलेशन समझाए कि फोर्स का मतलब कि अगर कोई बॉडी रेस्ट के अंदर तो रिमेन एट रेस्ट के अंदर होती है, अगर कोई बॉडी कंटिन्यूअस मोशन के अंदर होती है तो, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो कंटिन्यूअस मोशन के अंदर ही होती है विद कांस्टेंट वेलोसिटी से। अगर हम वहां पर एक फ्रिक्शनल फोर्स को और एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दें, और भी कई तरीके से, 3 तरीके से फोर्स और मोशन को डियर स्टूडेंट्स न्यूटन ने कोरिलेट करा और उन्होंने मोशन के लॉज बना दिए, जिसको हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो आज की क्लासेस में हम डियर स्टूडेंट्स NLM के बारे में स्टडी करेंगे। तो आपने देखा होगा मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो फोर्स एंड NLM लिखता हूं, तो NLM का मतलब यही है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो फर्स्ट लॉ है वो अलग तरीके से फोर्स एंड मोशन को कोरिलेट करता है, और दूसरा डियर स्टूडेंट न्यूटन जो सेकंड लॉ ऑफ जो मोशन है वो अलग तरीके से डिफाइन करता है फोर्स को। तीसरा जो न्यूटन का जो लॉ है वो अलग तरीके से फोर्स और मोशन के बीच में, फोर्स और उसके द्वारा होने वाली जो एप्लीकेशन, जो इफेक्ट हैं उनके बारे में डिस्कस करेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज की क्लासेस में हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में ज्यादा स्टडी करेंगे और पढ़ेंगे किसके बारे में बेटा? इनर्शिया के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूं कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया ही है। ठीक है, कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन उसके अंदर नहीं है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर। तो मैं अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करूंगा डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सभी ध्यान से देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में 3 लॉज हैं, और तीनों जो लॉज हैं वो अलग अलग तरीके से गवर्न करते हैं अबाउट द फोर्स एंड मोशन के बीच का क्या बेटा? रिलेशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगली क्लासेस में हम आप लोगों के साथ में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लासेस में हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है डियर स्टूडेंट्स? जो मैंने आपको अभी बताया था, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया ही न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। तो ज्यादा मैं एक्सप्लेन इसको नहीं करूंगा, आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए बॉडी कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless it is acted upon by a some net unbalanced force, external force to be change the state. It means आपको जो मैंने पिछले जो एग्जांपल जो दिए थे, जैसे हमारी कोई बुक है, अगर कोई बुक ग्राउंड पर अगर लेइंग कर रही है या टेबल पर अगर लेइंग है तो बुक डियर स्टूडेंट्स रिमेन स्टेशनरी रहेगी। जैसे मान लो ये मेरे पास में चौक होल्डर, अगर मैं चौक को यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ और मैं इस पर अगर मैं कोई फोर्स नहीं अप्लाइड कर रहा हूँ तो ये रिमेन्स किस में रहेगी डियर स्टूडेंट्स? रेस्ट के अंदर। ये कॉमन सी थिंग्स है, बड़ी सिंपल चीज थी, इजी थी। ठीक है डियर स्टूडेंट। दूसरा उन्होंने ये चीज बताई कि हम जब उसको सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरे उन्होंने चीज बताई कि अगर कोई मोशन में है बॉडी तो कंटिन्यूअसली मोशन के अंदर ही रहेगी विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में। अब कह रहे हैं सर ये ऐसे कैसे पॉसिबल हो जाता है?
हमने तो अगर किसी बॉल को अगर हम रोलिंग डाउन करते हैं फ्लोर पर तो आफ्टर सम टाइम्स वो क्या हो जाती है, रेस्ट के अंदर आ जाती है, वो तो स्टॉप हो जाती है सर। इट मीन जो नेचुरल जो स्टेट है वो बॉडी की तो रेस्ट ही होनी चाहिए, बट वहां पर हम क्या देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, वहां पर एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है, तो उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही क्या होती है, वो बॉडी स्टॉप हो जाती है। तो उस फ्रिक्शनल फोर्स को अगर हम ओवरकम कर दें, अगर हम नेट फोर्स को अगर उस पर जीरो कर दें, उस बॉडी के को मतलब फ्रिक्शनल फोर्स के इफेक्ट को अगर हम जीरो कर दें बाय अप्लाइंग सम फोर्स which is equal to the magnitude of the frictional force, so the net force on the body is zero। अगर नेट फोर्स अगर जीरो हो जाएगा तो डियर स्टूडेंट्स वो बॉडी किस में रहेगी डियर स्टूडेंट, कंटिन्यूअसली किस में रह जाएगी, मोशन के अंदर होगी। किसके अंदर होगी बेटा, मोशन के अंदर होगी। दूसरी चीज आपको यहाँ दिख रहा होगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब है बेटा यहाँ पर ये डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। स्ट्रेट लाइन मतलब डायरेक्शन, मतलब अगर कोई बॉडी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर ये तो बॉडी ए टू बी की तरफ मूव कर रही है, इधर की तरफ इसका मोशन है बेटा, तो ये अगर ये डायरेक्शन को अगर चेंज करे ना डियर स्टूडेंट्स, तो डायरेक्शन को चेंज कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर कोई बॉडी ए टू बी अगर मूव कर रही है सेम डायरेक्शन के अंदर है तो हमें कोई फोर्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वो बॉडी कंटिन्यूअसली उसी डायरेक्शन के अंदर ए टू बी मूव करती रहेगी। मतलब डायरेक्शन भी क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, मूविंग बॉडी की कांस्टेंट होती है। अगर हमें डायरेक्शन को चेंज कराना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो दिस इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इट मींस मैंने ये लिखा हुआ है कि जो नेट जो फोर्स जो होता है वो बॉडी पर एक्ट कैसा करता है डियर स्टूडेंट्स, जीरो होता है। अब कह रहे सर बॉडी रेस्ट के अंदर है, वहां पर तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि डियर स्टूडेंट्स अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उस पर फोर्स लगते हैं, दो फोर्स तो ऑलवेज लगते ही लगते हैं। एक कौन सा लगता है, मैंने आपको बताया था, एक तो होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज कहां होती है डियर स्टूडेंट्स, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होती है। एक फोर्स लगता है डियर स्टूडेंट, नॉर्मल फोर्स लगता है। नॉर्मल फोर्स मतलब कहने मतलब क्या है कि जो नॉर्मल जो फोर्स जो होता है वो उस बॉडी के सरफेस पर परपेंडिकुलरली एक्ट होता है, और वो एक्सर्ट किससे होता है डियर स्टूडेंट्स, ग्राउंड से एक्सर्ट होता है। तो उसको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी और दूसरा कौन सा है डियर स्टूडेंट्स, दूसरा कौन सा है, नॉर्मल फोर्स। ये इक्वलेंट अपोजिट होते हैं। इसलिए जो बॉडी जो होती है, जब कोई बॉडी मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर मूव करती है, जबकि उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी लग रही है और फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड भी लग रहा है, ना तो बॉडी ऊपर की तरफ मूव करती ना ही बॉडी नीचे की तरफ मूव करती। बॉडी का मोशन ऑन द रोड इस डायरेक्शन के अंदर होता है। इसका मतलब फोर्स लग रहा है नीचे, यहाँ से नीचे इधर डायरेक्शन में वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और यहाँ से ग्राउंड से वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, बट बॉडी कैन नॉट मूव इन दैट डायरेक्शन, द बॉडी कैन नॉट मूव इन दैट डायरेक्शन। इट मीन्स क्या है बेटा, इट मीन्स ये है कि वहां पर जो फोर्सेज है ना, वो नेट जो फोर्स है वो जीरो लग रहा है। मतलब ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड, इसके मैग्नीट्यूड के क्या है, इक्विवेलेंट क्या है, अपोजिट है। समझ में आया। अगर कोई बॉडी मोशन में है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो बॉडी डेफिनेट सी बात है कि मोशन का अपोज करेगा, वो बॉडी रेस्ट के अंदर आएगी। अगर मैं उस बॉडी पर एक फोर्स लगा देता हूं जो उस फ्रिक्शनल फोर्स के क्या हो, इक्विवेलेंट अपोजिट हो, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जीरो हो जाएगा, बॉडी कंटिन्यूअसली मोशन में रहेगी। तो ध्यान रखना इस चीज को। इट मींस दैट नो नेट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी देन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी कैन नॉट चेंज। अगर कोई बॉडी 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है डियर स्टूडेंट्स, तो वो 2 मीटर पर सेकंड से ही चल रही है। अगर मुझे इसकी वेलोसिटी को अगर मुझे चेंज कराना है तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया डियर स्टूडेंट्स। क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये बॉडी अगर रेस्ट के अंदर है तो ये रिमेन एट रेस्ट के अंदर ही है, रिमेन्स एट रेस्ट के अंदर है। ये रेस्ट, तो ये रिमेन किस में रहेगी डियर स्टूडेंट्स, रिमेन एट रेस्ट के अंदर होगी। कब तक रहेगी, जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा। अगर मान लो मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा देता हूं, एक्सटर्नल फोर्स लगा दूं, तो बॉडी की स्टेट ऑफ पोजीशन चेंज हो जाएगी। बॉडी की स्टेट ऑफ पोजीशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट, चेंज हो जाएगी। मतलब रेस्ट से बिकम्स क्या प्रोड्यूस हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स बॉडी के अंदर,
मोशन प्रोड्यूस होगा। वैसे ही मान लो अगर ये कोई बॉडी है जो कंटिन्यूअसली क्या कर रही है डियर स्टूडेंट्स, मोशन में है, ये बॉडी किसमें है बेटा, मोशन में है, और मैं मान लेता हूं कि ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। कौन सी डायरेक्शन के अंदर डियर स्टूडेंट्स, ए टू बी के अंदर, ए टू बी। तो और मान लो ये कंटिन्यूअसली मोशन में रहेगी। अगर मान लो मैं इस डायरेक्शन में इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा देता हूं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो डियर स्टूडेंट्स इस बॉडी की स्टेट ऑफ पोजीशन चेंज हो जाएगी। मतलब वो किस में आ जाएगी बेटा, आफ्टर सम टाइम्स बॉडी कम्स इनटू द किसके अंदर आ जाएगी बेटा, रेस्ट के अंदर आ जाएगी। किसके अंदर आएगी, रेस्ट के अंदर। अगर मान लो कोई बॉडी इधर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है डियर स्टूडेंट्स, सी टू डी मूव कर रही है इधर डायरेक्शन के अंदर। अगर मान लो मैं इसकी डायरेक्शन को अगर मैं चेंज कराना चाहता हूं, मतलब D2 में E, अगर मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज कराना चाहता हूं, मतलब पहले मूव की डायरेक्शन कर रही है C टू D, अगर मैं इसे इधर डायरेक्शन में चेंज कराना चाहता हूं तो मैं स्टीयरिंग की हेल्प से क्या करूंगा डियर स्टूडेंट्स, एक कार पर एक फोर्स लगाऊंगा जिसकी वजह से वो बॉडी क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेगी, चेंज करेगी। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमें फोर्स लगाने से ही हम उसकी स्टेट ऑफ पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, वरना स्टेट ऑफ पोजीशन उसकी चेंज नहीं होगी। अगर स्ट्रेट लाइन में है तो स्ट्रेट लाइन रहेगी, और अगर यूनिफॉर्म मोशन तो यूनिफॉर्म मोशन रहेगा, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। बट ये कंडीशन चेंज होगी तब जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा। इससे क्या चीज पता चल रही है, इससे हमें थोड़ा सा एक आइडिया लग रहा है कि सर ये तो हमें फोर्स की डेफिनेशन है, इसका मतलब क्या है कि फोर्स एक ऐसी एक्सटर्नल एजेंसी होती है, फोर्स एक ऐसी एक्सटर्नल एजेंसी होती है इन द फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल, इन द फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल, बाय विच फोर्स मतलब फोर्स एंड एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल which moves or tries to move, which move or tries to move a body at rest, stop or tries to stop a body in motion, or change or tries to change the direction of motion of the body। इसका मतलब फोर्स लगाऊंगा तभी तो डायरेक्शन चेंज होगी। यहां अगर ये बॉडी मोशन में है तो रेस्ट में तभी तो आएगी जब इस पर क्या लगाया जाएगा, फोर्स लगाया जाएगा। Without the application of the force, this will remain rest, this will remain in uniform motion, this will remain in किसमें बेटा, in straight line direction। If we want to change the state means direction change। अगर हम डायरेक्शन चेंज करना चाहें तो भी हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटा, फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि फोर्स क्या है, इसका मतलब यह है कि फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट है जो क्या करेगा डिस्टेंस, बॉडी को क्या करेगा, चेंज कर देगा डिस्टेंस, उसकी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो इससे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से डियर स्टूडेंट्स हमें फोर्स की डेफिनेशन का पता चलता है। तो न्यूटन जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो डिफाइन करता है किसको, फोर्स को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है, फोर्स को डिफाइन करता है। पता चल रहा होगा आप लोगों को कि रिमेन्स रेस्ट में है तो फोर्स लगाना पड़ेगा तभी उसकी स्टेट ऑफ पोजीशन चेंज होगी। तो बाय पुशिंग the object, by pushing the object, that is the external effort, that is called force, which can change the position of body. If it is at rest, it will in motion if we apply the some external force। तो ये आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया है कि न्यूटन जो फर्स्ट लॉ ऑफ जो मोशन है वो किसको डिफाइन करता है डियर स्टूडेंट्स, मोशन को डिफाइन करता है। ठीक है, तो आज की क्लासेस में बेटा हम इतना ही आपके साथ में डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू सो मच।